पहली कहानी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर की है। इसी शहर के आलमगंज के मालीवाड़ा इलाके में रहने वाली एक लड़की थी, निकिता सुरागे। निकिता अपने परिवार के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। घर में उसकी माँ और दो छोटी बहनें थीं। करीब 5 साल पहले उसके पिता की मौत हो चुकी थी और तब से घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ कमला सुरागे पर आ गई थी। कमला जी आसपास के मारवाड़ी घरों में खाना बनाकर किसी तरह परिवार का खर्च चलाती थीं। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी थी। निकिता और उसकी छोटी बहन स्नेहा दोनों कॉलेज जाती थीं। उन्होंने तय किया था कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी करेंगी ताकि घर की हालत सुधर सके। करीब 2 साल पहले निकिता ने एक फर्नीचर शोरूम में काम शुरू किया। वह पढ़ाई में भी अच्छी थी और लोगों से बात करने में भी बहुत तेज थी। अपनी मेहनत और व्यवहार से उसने जल्दी ही सबका दिल जीत लिया। शोरूम के मालिक और उनके बड़े भाई भी उसके काम से काफी खुश रहते थे। निकिता सिर्फ 22 साल की थी। हाल ही में उसने पुणे के एक लड़के की तस्वीर देखी थी जो उसे पसंद भी आया था। वह मन ही मन सोचती थी कि शादी के बाद वह पुणे जाएगी, अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और एक अच्छी नौकरी हासिल करेगी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जहां से सब कुछ बदल जाएगा। कुछ महीनों से हालात बदलने लगे थे। अजय सुगंधी, जो शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था, धीरे धीरे निकिता के करीब आने की कोशिश करने लगा। पहले वो उसकी तारीफ करता था, फिर गिफ्ट देने लगा। निकिता को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन जब अजय ने साफ कह दिया कि वो उसे पसंद करता है, तब निकिता ने सीधे मना कर दिया। 16 मार्च की रात निकिता ने अपनी माँ को बताया कि वह अब शोरूम नहीं जाएगी क्योंकि अजय उसे परेशान करता है। उसने ये भी बताया कि अजय शादीशुदा है और बच्चों का पिता है, फिर भी ऐसी हरकतें कर रहा है और उसने उसे साफ मना कर दिया है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हो गई। उन्होंने निकिता से कहा कि अब वह शोरूम न जाए और घर पर ही रहे। साथ ही उन्होंने सोचा कि अब बेटी की शादी की तैयारियों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि 10 दिन बाद उसकी सगाई होने वाली थी। अगले ही दिन 17 मार्च 2026 की सुबह करीब 10:30 बजे निकिता का फोन बजा। फोन अर्जुन सुगंधी का था। उसने निकिता से पूछा कि वह काम पर क्यों नहीं आई। निकिता ने उसे साफ साफ बता दिया कि वह अब वहां नहीं जाएगी क्योंकि अजय उसे परेशान करता है और उसने नौकरी छोड़ दी है। कुछ देर की खामोशी के बाद अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि एक बार शोरूम आकर बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। उसने ये भी कहा कि उसका हिसाब किताब बाकी है और तनख्वाह भी लेनी है, इसलिए एक बार आकर मिल लेना चाहिए। निकिता ने इस बारे में स्नेहा से बात की। स्नेहा ने कहा कि वह उसके साथ चलेगी और जल्दी काम निपटाकर वापस आ जाएंगे। इसके बाद दोनों बहनें दोपहर करीब 12 बजे फर्नीचर शोरूम पहुंच गईं। दुकान के अंदर का माहौल थोड़ा अलग था। वहां अर्जुन और उसकी भाभी, जो अजय की पत्नी थी, पहले से मौजूद थीं। अजय वहां दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही निकिता अंदर गई, अर्जुन की भाभी ने उसे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। बिना कुछ समझे समझाए उन्होंने निकिता पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि वही उनके पति को बहका रही है। निकिता ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसने समझाने की कोशिश की कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वह तो सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने आई है। लेकिन बात सुनने के बजाय गुस्सा और बढ़ गया। अचानक अर्जुन की भाभी ने निकिता के बाल पकड़ लिए और उसके साथ मारपीट करने लगी। माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। स्नेहा ने बीच में आकर किसी तरह निकिता को छुड़ाया। निकिता जैसे तैसे खुद को संभालते हुए दुकान से बाहर की तरफ भागी। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं और हालत खराब हो चुकी थी। बाहर निकलते ही उसने गुस्से में कहा कि वह पुलिस में शिकायत करेगी। बस यही बात सब कुछ बदलने के लिए काफी थी। पुलिस शब्द सुनते ही अर्जुन घबरा गया। उसे लगा कि अगर मामला पुलिस तक पहुंच गया तो परिवार की इज्जत, उनका बिजनेस, सब खतरे में पड़ जाएगा। शहर में बदनामी अलग होगी। और उसी घबराहट में अर्जुन ने कुछ ऐसा सोच लिया जिसने आगे सब कुछ बदल दिया। अर्जुन की नजर अचानक दुकान के एक कोने में पड़े धारदार औजार पर गई, जिसका इस्तेमाल वो फर्नीचर का काम करते वक्त करता था। उस वक्त वो कुछ सोच नहीं पाया। उसने तुरंत वो औजार उठाया और तेजी से निकिता की तरफ बढ़ा। इसके बाद जो हुआ वो बहुत डरावना था। उसने पूरी ताकत से वार कर दिया। धारदार हथियार सीधे निकिता के सीने में जा लगा। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। अपनी बहन को उस हालत में देखकर स्नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अर्जुन के हाथ से भी हथियार गिर चुका था और वो वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि उसने क्या कर दिया। उधर उसकी भाभी पीछे का दरवाजा खोलकर घर की तरफ भाग गई। जब ये बात अजय तक पहुंची तो वो भी घर वालों को लेकर कहीं छुप गया। इधर स्नेहा ने कांपते हाथों से अपनी मां को फोन किया और पूरी बात बता दी। थोड़ी देर में घर वाले भी मौके पर पहुंच गए।
किसी तरह एम्बुलेंस बुलाकर निकिता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्नेहा ने पुलिस को सारी जानकारी दी। गणपति थाने के प्रभारी सुरेश महाले ने तुरंत कार्रवाई की और टीम मौके पर भेजी। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर अपने कब्जे में ले लिया। उसमें पूरी घटना साफ दिखाई दे रही थी। कैसे पहले अर्जुन की भाभी ने निकिता के साथ मारपीट की और जब निकिता खुद को बचाकर भागने लगी तभी अर्जुन ने उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिए। अर्जुन वहीं दुकान में खड़ा मिला। वो भागा नहीं था, जैसे उसे पता था कि अब बचना मुश्किल है। पुलिस ने उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जांच में ये बात भी सामने आई कि अजय को लगा था कि निकिता गरीब परिवार से है तो वो आसानी से उसकी बातों में आ जाएगी, लेकिन निकिता ने उसे कभी भाव नहीं दिया। जब अजय ने सीधे अपने दिल की बात कही तब भी निकिता ने साफ मना कर दिया और वहां काम ही छोड़ दिया ताकि उससे दूर रह सके। उधर ये बात जब अजय की पत्नी को पता चली तो उसने सारा गुस्सा निकिता पर निकाल दिया। उसे लगा कि उसके घर में जो भी दिक्कत चल रही है उसकी वजह निकिता ही है, जबकि असल गलती अजय की थी। लेकिन सच यही है, एक लड़की जो सिर्फ अपने घर को संभालने और अपने सपने पूरे करने निकली थी, वो दूसरों की गलत सोच और जिद की वजह से अपनी जान गंवा बैठी। अगर अजय की पत्नी बिना समझे इल्जाम लगाने के बजाय सच जानने की कोशिश करती और अगर अर्जुन गुस्से में इतना बड़ा कदम न उठाता तो शायद आज निकिता जिंदा होती। घटना के बाद परिवार का दुख गुस्से में बदल गया। परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां विरोध किया। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को आवेदन देकर कहा कि आरोपी को कड़ी सजा मिले, यहां तक कि फांसी दी जाए। लोगों और परिवार वालों ने यह भी कहा कि अर्जुन सुगंधी का मकान और दुकान गलत तरीके से बने हैं, उन्हें गिरा दिया जाए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले। परिजनों ने बताया कि निकिता के पिता नहीं है, उसकी मां लोगों के घरों में काम करके घर चलाती हैं। निकिता ही घर का सहारा थी और अब उसके जाने से पूरा परिवार टूट गया है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक छोटी सी गलतफहमी, एक पल का गुस्सा किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब शुरू करते हैं दूसरी कहानी। दूसरी कहानी की शुरुआत इंदौर के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से होती है। परिवार में दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी रिंकी करीब 20 साल की घर की खुशी थी। वह सीधी सादी, समझदार और पढ़ाई में अच्छी थी। साल 2024 में उसने इंदौर के MIT कॉलेज में MBA में एडमिशन लिया था। परिवार को उस पर गर्व था और सब उसके अच्छे भविष्य के सपने देखते थे। 10 फरवरी 2026 की सुबह रिंकी अपने पिता के साथ घर से निकली थी। उसे अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम की स्पेलिंग ठीक करवानी थी। पिता उसे रास्ते में छोड़कर अपनी दुकान चले गए। उस समय सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे हर दिन होता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। शाम होने लगी, लेकिन रिंकी घर नहीं लौटी। धीरे धीरे घर वालों को चिंता होने लगी। छोटी बेटी ने बताया कि रिंकी का मैसेज आया था कि वह अपने बॉयफ्रेंड पीयूष के साथ जन्मदिन की पार्टी में गई है और देर से लौटेगी। परिवार ने सोचा कि दोस्तों के साथ है, इसलिए देर हो रही होगी। लेकिन रात करीब 10:30 बजे एक और मैसेज आया कि वह आज घर नहीं आएगी। यह बात अजीब लगी, क्योंकि रिंकी कभी बिना बताए रात भर बाहर नहीं रुकती थी। अब घर में चुप्पी छा गई थी और सबके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सबको लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। रात बीत गई, लेकिन रिंकी अगली सुबह तक घर नहीं लौटी। अब परिवार की चिंता डर में बदलने लगी थी। वे बार बार उसे फोन करते रहे, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। हर बीतते घंटे के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच रिंकी के पिता को कॉलेज से कॉल आया। वे तुरंत कॉलेज पहुंचे। वहां प्रिंसिपल ने जो बताया उसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि पिछली रात कॉलेज के स्टूडेंट्स वाले ग्रुप में रिंकी के कुछ प्राइवेट वीडियो भेजे गए थे। उन वीडियोज में रिंकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आ रही थी, लेकिन लड़के का चेहरा इमोजी से छुपाया गया था और सिर्फ रिंकी का चेहरा साफ दिख रहा था। कॉलेज के ग्रुप एडमिन ने तुरंत उन वीडियो को डिलीट कर दिया था, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। प्रिंसिपल अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि रिंकी के पिता के पास रिश्तेदारों के कॉल आने लगे। उन्हें पता चला कि वही वीडियो रिंकी के स्टेटस पर भी लगाए गए थे और अलग अलग ग्रुप्स में कुल 11 वीडियो शेयर किए गए थे। यह सब सुनकर रिंकी के पिता पूरी तरह टूट गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। उनकी हालत देखकर प्रिंसिपल ने उन्हें तुरंत पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी। 11 फरवरी की रात करीब 8:30 बजे रिंकी के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि रिंकी आखिरी बार पीयूष के साथ जन्मदिन की पार्टी में जाने की बात कहकर निकली थी और रात 10:30 बजे उसका आखिरी मैसेज आया था। रिंकी के परिवार से पीयूष की पूरी जानकारी ली गई और उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात पता करने की कोशिश शुरू हुई। दरअसल 8 सितंबर 2024 को रिंकी की मुलाकात पीयूष से हुई थी।
दोनों इंदौर के MIT कॉलेज में एक ही क्लास में MBA कर रहे थे। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती पसंद में बदली और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ समय बाद उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। यह रिश्ता 2024 के अंत में शुरू हुआ था। जब लड़की के परिवार को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने ज्यादा विरोध नहीं किया। उन्हें लगा कि पीयूष पढ़ा लिखा और समझदार लड़का है, इसलिए आगे चलकर सब ठीक रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ पीयूष के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। पीयूष को उम्मीद थी कि समय के साथ उसके पिता मान जाएंगे, इसलिए वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाता रहा। इधर रिंकी के लापता होने के बाद पुलिस ने पीयूष की तलाश तेज कर दी। वे उसके अपार्टमेंट तक भी पहुंचे, लेकिन वहां का दरवाजा बाहर से बंद मिला। शुरुआत में पुलिस और आसपास के लोगों को लगा कि शायद दोनों कहीं साथ गए हों। कुछ लोगों को यह भी शक हुआ कि शायद दोनों घर से भाग गए हों या शादी करने चले गए हों, क्योंकि पहले भी दोनों के मिलने जुलने को लेकर घर वालों की तरफ से रोक टोक होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, हालात सामान्य नहीं लग रहे थे और पुलिस को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। 13 फरवरी को द्वारकापुरी इलाके में पीयूष के अपार्टमेंट के पास रहने वाले लोगों को घर के अंदर से तेज बदबू आने लगी। शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन बदबू लगातार बढ़ती गई तो उन्हें शक हुआ कि कुछ गंभीर हुआ है। आसपास के कई लोग पहले से इस मामले के बारे में सुन चुके थे, इसलिए उन्होंने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। कमरे के अंदर बेड पर एक लड़की का शव पड़ा था। शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। पास में एक मुड़ी हुई चाकू भी मिली। कमरे की हालत बिखरी हुई थी और हर तरफ ऐसे निशान थे जो साफ बता रहे थे कि वहां कुछ बहुत गलत हुआ था। पुलिस ने तुरंत पहचान की और समझ गई कि यह वही लड़की है जो 10 फरवरी से लापता थी। खबर मिलते ही उसके माता पिता को बुलाया गया और उन्हें पूरी जानकारी दी गई। यह पल उनके लिए पूरी तरह टूट जाने जैसा था। शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ताकि मौत की सही वजह सामने आ सके। अब शक और भी गहरा हो गया था, क्योंकि यह अपार्टमेंट पीयूष का था, लेकिन वह खुद वहां मौजूद नहीं था। पुलिस ने तुरंत उसकी तलाश तेज कर दी और दोनों के फोन नंबर ट्रेस करने शुरू किए। इसी बीच एक और बात पुलिस को परेशान कर रही थी। लड़की के फोन से भेजे गए प्राइवेट वीडियो। यह साफ था कि यह काम किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसके पास उसका फोन था। पुलिस को शक हुआ कि यह वीडियो पीयूष ने ही शेयर किए होंगे। इसके बाद पुलिस ने द्वारकापुरी वाले अपार्टमेंट की दोबारा गहराई से जांच की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। फुटेज में 10 फरवरी की दोपहर करीब 3 बजे रिंकी और पीयूष दोनों साथ में अपार्टमेंट के अंदर जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन इसके बाद जो दिखा उसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। शाम के समय फुटेज में सिर्फ पीयूष अकेला बाहर निकलता नजर आया। उसके हाथ में एक बैग था। रिंकी कहीं दिखाई नहीं दी। यहीं से पुलिस को साफ समझ आने लगा कि मामला साधारण नहीं है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी को ट्रेस करना शुरू किया। उसकी लोकेशन बार बार बदल रही थी, जिससे साफ था कि वह भागने की कोशिश कर रहा है। लगातार निगरानी के बाद आखिरकार 14 फरवरी को मुंबई पुलिस की मदद से उसे अंधेरी इलाके के पास एक चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पीयूष को इंदौर लाया गया, जहां पुलिस ने पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएशन कराया। उसे द्वारकापुरी के उसी अपार्टमेंट में ले जाया गया जहां यह वारदात हुई थी। वहीं पुलिस के सामने पीयूष ने पूरी घटना दोहराई। उसने बताया और दिखाया कि कैसे उसने रिंकी को कमरे में रोका, उसके हाथ पैर बांधे, उसका मुंह दबाया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान पीयूष का रवैया बहुत शांत था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा ही नहीं है। यही बात लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि दोनों के बीच शादी को लेकर झगड़ा हुआ था। गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बिना घुमाए फिराए सब कुछ मान लिया। उसने बताया कि वह और रिंकी करीब 1 साल से रिलेशन में थे। लड़की का परिवार तो शादी के लिए मान गया था, लेकिन उसके अपने पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे। समय के साथ बात इतनी बिगड़ गई कि रिंकी ने उससे बात करना ही बंद कर दिया। पीयूष को शक होने लगा था कि वह किसी और से बात कर रही है। इसी वजह से उसके अंदर गुस्सा भरता गया। 10 फरवरी 2026 को उसने रिंकी को अपने कमरे में ले गया। रिंकी ने उससे दूर रहने की कोशिश की और संबंध बनाने से साफ मना कर दिया। इसी वजह से उसके अंदर गुस्सा भरता गया। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो रिंकी ने उससे दूर रहने की कोशिश की तो उसने रिंकी के हाथ पैर बांध दिए, मुंह दबा दिया ताकि वह चिल्ला न सके और फिर उसका गला दबा दिया। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। हत्या के बाद भी वह कमरे में रुका रहा।
वह शव के पास बैठा रहा। इसके बाद वह बाहर गया, बियर लेकर आया और फिर उसी कमरे में बैठकर पीता रहा और ऐसे व्यवहार करता रहा जो इंसानियत को झकझोर देने वाले थे। उसने शव के साथ भी बहुत गलत हरकत की। इतना ही नहीं, उसने लड़की का फोन अपने पास रखा और उसी से मैसेज भेजकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। उसने लड़की की बहन को यह जताया कि सब ठीक है ताकि किसी को शक न हो। साथ ही उसके फोन से कुछ निजी वीडियो अलग अलग ग्रुप्स में शेयर किए गए जिनमें चेहरे को छुपाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद वह वहां से निकल गया और ट्रेन पकड़कर मुंबई की ओर चला गया। रास्ते में पनवेल के एक होटल में रुका। वहां उसने अजीब तरह की हरकतें की। अगरबत्ती जलाई, यूट्यूब पर वीडियो देखे और किसी तरह लड़की को वापस लाने की कोशिश करता रहा। आखिर में उसने लड़की का फोन भी तोड़ दिया ताकि कोई सबूत न बचे। पुलिस जांच में आगे बहुत ही डरावनी बातें सामने आईं। यह सब देखकर साफ हो गया कि मामला कितना गंभीर और खौफनाक था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को शक हुआ कि यह अकेला मामला नहीं हो सकता। इसलिए उसके पुराने फोन, चैट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहराई से जांच शुरू की गई। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कॉलेज में कई लड़कियों ने पहले भी उसके खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन उस समय किसी ने उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अब वही लोग कह रहे हैं कि अगर शुरुआत में ही उन शिकायतों पर ध्यान दिया जाता तो शायद आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक छोटी सी बात, एक झगड़ा, और उसका अंजाम इतना खौफनाक निकला कि किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस रिश्ते की शुरुआत प्यार से हुई थी, उसका अंत दर्द और डर में हुआ। इसमें सबसे बड़ी सजा सिर्फ दो लोगों को नहीं मिली। एक तरफ लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी खो दी तो दूसरी तरफ लड़के के माता पिता को भी अपने बेटे की वजह से पूरी जिंदगी यह दर्द सहना पड़ेगा। बच्चे गलती करते हैं, लेकिन उसकी सजा अक्सर उनके माता पिता को भी झेलनी पड़ती है। समाज की नजरें, लोगों की बातें और अंदर का दुख, यह सब उन्हें भी जीना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि गुस्से और शक में कोई भी कदम उठाने से पहले सोचें, क्योंकि एक गलत फैसला सिर्फ एक नहीं, कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।